गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप क्लास देख रहे हो। तो लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 2। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी चार्ज की। चार्ज क्या होता है रिकॉल करा देता हूँ। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फील कर सकते हैं हम लोग। फिर हमने बातें करी थी भाई किस पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना, प्रोटॉन पे कितना, क्या यूनिट, बहुत सारी बातें करी थी। नाउ लेट अस स्टार्ट टू चार्जिंग ऑफ मेथड्स की भी बात करी थी। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना। देखो मोटा मोटा वी क्लासिफाई मटेरियल्स इनटू 3 कैटेगरीज। वी क्लासिफाई मटेरियल्स इनटू 3 कैटेगरीज, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कंडक्टर्स आपने बहुत पहले पढ़े हुए, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अगर मैं किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चे से पूछता हूँ बेटा कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो क्या आंसर देगा? सर जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो। हाँ ठीक है, मटेरियल्स विच allow electric current which allow electric current to pass through them are termed as conductors. Insulators भी आपने पढ़े हुए होते हैं which do not allow, sir, do not allow electric current to pass through them। ये डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी हुई है कि कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर के थ्रू नहीं होता। क्यों भाई? बिकॉज दे हैव समथिंग कॉल्ड व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री में मिले वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जो फ्री में मिले। ऐसा है क्या? नहीं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बताता हूं अभी आपको। डू नॉट हैव इंसुलेटर्स, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव इन द एंटायर अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ी हुई है। गैसेस की एक प्रॉपर्टी आती है कि गैसेस ऑलवेज ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, राइट। अगर मैं एक परफ्यूम लूंगा, यहाँ पे स्प्रे कर दूंगा, तो पूरे रूम में धीरे धीरे वो उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को फैल जाएंगे जितनी भी वॉल्यूम अवेलेबल होगी। ऐसे ही कंडक्टर्स में जितनी वॉल्यूम अवेलेबल होती है, उस वॉल्यूम में थ्रू आउट द वॉल्यूम अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं वहां। तो दे आर टर्म्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिखवा देता हूं मैं, दे आर टर्म्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में तो होते ही नहीं है भाई, अगर होंगे नहीं तो कहां से मूव करेंगे, है ना। कंडक्टर्स में ही होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज सेमीकंडक्टर बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर आएगा आपकी ग्रेड 12 में, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, वहां हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। वैसे नाम से पता चल रहा है सेमी फॉर्मेट ऑफ कंडक्टर्स, जो कभी कभी पास करें कभी कभी ना करें। कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो एक अलग स्टडी है, वो अभी हम इसको टॉपिक को टच नहीं कर रहे। सो वी आर गोइंग विद द टॉपिक ओनली जो हमें यहाँ काम आने वाला है, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर जो नहीं करते, कारण फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो पूरी वॉल्यूम में घूमता रहता है, करेक्ट। एक ये प्रॉपर्टी हमने बचपन से पढ़ी हुई बहुत बार। एक नई प्रॉपर्टी आज बताता हूं मैं आपको। आज आपको एक नई प्रॉपर्टी बताता हूं कि इंसुलेटर में क्या होता है। सपोज करो मेरे पास ये एक इंसुलेटर है, दिस इज एन इंसुलेटर। अब मैंने इस इंसुलेटर को चार्ज दिया Q, तो चार्ज Q पॉजिटिव चार्ज था, वो यहीं बैठा रहेगा। जहां भी आपने चार्ज रखा है इंसुलेटर पे, वो वहीं चार्ज बैठा रहेगा। बट अगर यही खेल मैं यहां खेलूं तो, अगर मैं एक कंडक्टर को, ये क्या है?
कंडक्टर को अगर मैं चार्ज Q देता हूं, पॉजिटिव चार्ज है जो कि, तो वो चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, वो कैसा कंडक्टर है, उसकी शेप साइज क्या है, उस पर बात नहीं कर रहे। अभी के लिए क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है हमारे, कि अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज क्यों देंगे, अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज क्यों देंगे तो वो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको दो डिफरेंस बताए कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, जो हम यूज करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है, ग्रेड 10th में आपने पढ़ी होगी थोड़ा सा अर्थिंग के बारे में, राइट। ग्रेड 10th में हमने ये चीज पढ़ी थी, राइट, कि सर बिजली गिरेगी तो कुछ कुछ होता है ना। ग्रेड 10th में आपने एक और चीज पढ़ी थी, अर्थिंग बेसिकली क्या है, एक सेफ्टी मेजर टेकन बाय अस है। चलो उससे पहले एक बात करता हूं, आपने प्लग्स देखे होंगे आपके घरों में, 3 पिन प्लग होते हैं, राइट, ऐसे प्लग्स होते हैं ना, यस और नो, 3 पिन प्लग्स होते हैं, जिसमें एक प्लग में क्या जाता है, लाइव वायर जाता है, जो यूजुअली रेड कलर का होता है, लाइव वायर जिसको बोलते हैं। और दूसरे प्लग में कौन सा वायर जाता है, न्यूट्रल वायर जाता है, जो यूजुअली ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक या ब्लू। तीसरा जो है वो सब में नहीं होता, तीसरा प्लग पॉइंट जो सब में नहीं होता, वो कहां होता है, जहां मेरा फ्रिज लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, जहां मेरा एसी लगा हुआ है, जहां मेरा गीजर लगा हुआ है, हेवी अप्लायंसेस विच हैव मोस्टली मेटेलिक बॉडीज। अब तो शायद मॉडर्नाइजेशन आ गया, बहुत ज्यादा मतलब कंपनियों ने मॉडिफाई कर दिया, बट ठीक है, यूजुअली पहले क्या होती थी, अभी भी बहुत सारा पार्ट जो उनका है मेटल बॉडी का होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का खासकर, राइट। तो ये जो मेरा थर्ड वायर है, ये अर्थ वायर, इसको बोलते हैं अर्थ वायर, जो यूजुअली हमारा ग्रीन कलर का होता है, अर्थ वायर जो हमारा यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अगर कलरिंग की बात करूं तो लाइव वायर का यूजुअल कलर जो आपको ग्रेड 10 में बताया है वो रेड बताया गया है, इसका आपको ब्लैक बताया गया है, एंड इसका आपको ग्रीन बताया गया है, राइट। थर्ड वायर मेरा अर्थ वायर है। अब होता क्या है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसको मैं थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर, थ्रू अ वायर अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो उस कंडक्टर की बॉडी पर जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने दिया हुआ था, जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने दिया हुआ था, राइट, हमने कंडक्टर को चार्ज दे रखा था ना, अगर इस कंडक्टर को एक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, दिस इज सिंबल ऑफ अर्थ, ठीक है। बताता हूं आगे, अगर किसी कंडक्टर को किसी वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, तो द एक्स्ट्रा चार्ज जिस पे कोई होल्ड नहीं है उसका, विल फ्लो टू दी अर्थ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। ये हमारे पहले सेफ्टी मेजर क्यों है हमारा ये, सपोज करो आपके आयरन में या आपके रेफ्रिजरेटर में या गीजर में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, कुछ जिस फॉल्ट के कारण मेटेलिक बॉडी पे चार्ज आ गया है, अब कहीं भी फॉल्ट आएगा, अब कंडक्टर्स में क्या होता है, उस पर चार्ज आया, पूरी बॉडी पर फैल गया। अब आपने गलती से कहीं भी टच कर दिया, आपका रेफ्रिजरेटर को हाथ लग गया या इलेक्ट्रिक आयरन को हाथ लग गया, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज थ्रू योर ह्यूमन बॉडी, बिकॉज जो कंडक्टर है वो जाएगा अर्थ में, राइट, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पे ना लगे, इसलिए जो एक्स्ट्रा चार्ज आया होगा वो पहले कहां चला जाए, अर्थ में चला जाए, उसको बोलते हैं अर्थिंग। सो इफ वी गो लाइन बाय लाइन, व्हाट इज अर्थिंग, ठीक है, when the charged body is brought in contact with the earth, when a charged body is brought in contact with the earth through a connecting wire, its entire charge, extra charge जिसमें कोई होल्ड नहीं है, जिसको कोई बाउंडेड नहीं है, its entire charge will pass through the ground in form of momentary current, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो करंट, जो आपका चार्ज फ्लो होगा थ्रू योर बॉडी, वो एक करंट की फॉर्म में फ्लो हो जाएगा, एंड यू विल फील द शॉक। दिस प्रोसेस इन विच body shares its charge with the earth is called grounding or earthing, ठीक है ना। अब जैसे सेफ्टी मेजर हमने 10th क्लास में क्या लिया था, कि अगर मान लो कोई लाइटनिंग हो रही है, कोई बिजली घर पे गिरी है, और एक कंडक्टिंग, क्या है, कंडक्टिंग वायर है, जिसके थ्रू अगर लाइटनिंग गिरी, एक्स्ट्रा चार्ज आए, हमारे कहाँ आगे, कंडक्टिंग वायर के थ्रू सारे अर्थ में चलेंगे, हमारा हाउस सेफ है। दिस इज नथिंग बट अर्थिंग। आई होप अर्थिंग समझ में आ गया होगा।
सेफ्टी मेजर है जिसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो चार्ज है किसी भी कंडक्टर के थ्रू वो अर्थ में चला जाता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब याद करो हमने क्वेश्चन किया था, हाउ विल यू चार्ज अ बॉडी, हाउ विल यू चार्ज अ टू स्पेयर्स की बात चल रही थी ना, दो हमने चार्ज पहले लिए थे याद, कंडक्शन में, चार्जिंग में, कंडक्शन में हमने किया था। अब हम करेंगे हाउ विल यू चार्ज अ मेटलिक स्पेयर विदाउट टचिंग इट। क्वेश्चन करते हैं, देखो एक मेटलिक स्पेयर आपको दिया हुआ है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। अब इस कंडक्टर को आपको पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट करना है इसके ऊपर बिना इसको टच किए। ट्राई करो, पॉज करो एंड ट्राई करो। चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आऊंगा, टच नहीं कराया है, बस इसके पास लेके आया हूं नेगेटिवली चार्ज रॉड। तो वी नो बाय इंडक्शन, वी नो बाय इंडक्शन क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एक्यूमुलेट, एंड इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एक्यूमुलेट, एंड एज सुन एज दिस रॉड विल गो अवे अगेन द बॉडी विल न्यूट्रलाइज। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब बिना इस रॉड को दूर लेके जाए, बिना इस रॉड को दूर लेके जाए, मैं अपने इस कंडक्टर को क्या कर दूंगा, जिसपे ऑलरेडी यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका था, यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, मैंने क्या किया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। दिस इज माई सिंबल ऑफ अर्थिंग, दिस इज माई सिंबल ऑफ अर्थिंग। अब मेरा ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब मेरा जो ये नेगेटिव चार्ज है पूरा अर्थ में फ्लो कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहीं जा नहीं पाएगा, बिकॉज इस नेगेटिव चार्ज ने, इस नेगेटिव रॉड ने उसको होल्ड कर रखा है अपनी तरफ, वो जा नहीं पा रहा है, राइट। बट इस नेगेटिव चार्ज पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपना अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ध्यान रखना, मुझे रॉड को पास दूर लेके जाना, अगर रॉड को दूर ले गया तो पॉजिटिव से फ्लो कर जाएगा, एंड अगेन द बॉडी विल बिकम न्यूट्रल। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, रॉड मेरी वहीं पे है, रॉड मेरी वहीं पे है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कंडक्टिंग बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका था, नेगेटिव अर्थ में चला गया है। जैसे ही नेगेटिव अर्थ में गया, अब आप अर्थिंग हटा दो, अब आप अर्थिंग हटा दो। अब चाहो तो आप रॉड को दूर फेंक सकते हो, अगर आपने रॉड दूर फेंक दिया, अब तब मेरा क्या होगा, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द एंटायर surface of the conductor. So this is how you will charge a metallic conductor with the positively charged without touching it, without touching it. Clear हो गया है, क्लियर हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, राइट, क्या उसकी यूनिट है, क्या स्केलर है, वेक्टर है, और बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो चार्ज आपने पढ़ा हुआ है, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आपने पढ़ा हुआ है। सबसे बचपन वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई आपने, सर लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब है सर लाइक अनलाइक का, अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई बॉडी, दूसरा भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, राइट। सिमिलरली केस क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे से फिर से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे, इसी को बोलते हैं रिपल्शन। ठीक है, दे विल अप्लाई फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है, दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो व्हाट दे विल डू, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे विल बी
अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, राइट, बहुत बार पढ़ी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है क्या सर, चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। अब देखो 3 प्रॉपर्टी अपने को बेसिकली पढ़नी है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूं तो सर स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल हम पढ़ चुके हैं वैसे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है, इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसको ई से डिनोट करते हैं, राइट। मैंने पहली क्लास में बताया भी था आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने बहुत बार पढ़ी थी, लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब मेनली हमारा फोकस किस बात पे है, 3 प्रॉपर्टीज पे, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है। उसी पे आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, पहली प्रॉपर्टी करते हैं हमारी एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या है, देखो मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम एक्स, ठीक है। सिस्टम एक्स जो है वो मेरा बना हुआ है 3 सब सिस्टम से। मेरा सिस्टम एक सिस्टम 3 सिस्टम से बना हुआ है, सब सिस्टम से, सिस्टम ए, सब सिस्टम बी एंड सब सिस्टम सी। और चार्ज ऑन क्यू ए है मान लो Q1, ये है क्यू ए कर देता हूं, क्यू बी और माइनस क्यू सी, ठीक है। ए और बी का पोलैरिटी पॉजिटिव है, सी की पोलैरिटी नेगेटिव है, ठीक है। चार्ज है ए का क्यू ए, बी का क्यू बी और सी का माइनस क्यू सी। ये इन तीनों को मिला के एक बड़ा सिस्टम बनता है एक्स। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द चार्ज ऑफ सिस्टम एक्स? आप क्या करोगे, कॉमन सेंस से तीनों को ऐड कर दो, यही प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिविटी। इट स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम is equal to algebraic sum of charges of its all subsystems, ठीक है ना। तो चार्ज ऑफ x is equals to चार्ज ऑफ a प्लस चार्ज ऑफ b प्लस चार्ज ऑफ c, जो कि माइनस क्यू सी है, राइट। पोलैरिटी के साथ आपको ऐड करना है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिविटी। सिंपल प्रॉपर्टी है एडिशन करना, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन। ये हमने बहुत पहले से पढ़ी हुई है, बहुत पहले 6th 7th 8th क्लास से, कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत बार हमने पढ़ी हुई है ना। चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज ऑफ एन, कोई भी सिस्टम नहीं, आइसोलेटेड, मान लो बाहर से कुछ लेन देन नहीं हो रहा है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, charge of an isolated system is always conserved, ठीक है, राइट। अब अगर आपने किसी सिस्टम को ब्रेक किया तो जितना पॉजिटिव बना होगा उतना नेगेटिव बना होगा। अगर पहले न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल ही रहा होगा, पहले अगर न्यूट्रल था तो बाद में भी क्या रहा होगा, न्यूट्रल ही रहा होगा, राइट। ये क्या है, मेरी सिंपल कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है। अब जिस पे सवाल बनते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे न्यूमेरिकल वाइज भी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी क्वांटाइजेशन। वो क्या है, हमारी क्वांटाइजेशन। इसको रिकॉल करने, इसको समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करता हूं आपका। मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी, याद है कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन ले लो या इलेक्ट्रॉन दे दो। सो इफ यू गिव अ चार्ज टू इलेक्ट्रॉन टू अ बॉडी, एक्स्ट्रा चार्जेस, इट विल गेन नेगेटिव चार्ज। इफ यू टेक फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज, राइट। चलिए इसी बात पे एक चीज शेयर करता हूं। मान लो मेरे पास एक ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, ये दूसरी बॉडी बी है, ठीक है। क्या बॉडी ए बी को, दोनों न्यूट्रल बॉडी थी, फिलहाल दोनों न्यूट्रल बॉडी थी। अब क्या हुआ, बॉडी ए ने बॉडी बी को 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बहुत बढ़िया सर। तो बॉडी ए हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, बी हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है। चलो अब क्या ये हो सकता है कि बॉडी बी 100 इलेक्ट्रॉन ना दे, सिर्फ बी से इलेक्ट्रॉन दे, हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। और बी ने रिटर्न कर दिए 15 इलेक्ट्रॉन,
ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि ए ने बी को दिया आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, ए ने बी को दिया हाफ इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है? आधा कैसे देंगे सर, आधा इलेक्ट्रॉन देना इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये तो आपको समझ में आता है। या फिर ए बी को दे रहा हो 3.5 इलेक्ट्रॉन्स, 3.5, वही वाली बात होगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। तो इनमें से कौन सी पॉसिबल है? ये हो सकता है, पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी बॉडी टू गिव हाफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूरे पूरे देंगे, मतलब इंटीजर वैल्यूज 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीजर वैल्यूज ही दिए जाएंगी, राइट, नॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज, करेक्ट। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। तो इफ आई राइट अ स्टेटमेंट, तो क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज क्यू है, अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे कितने? 1 2 3 4 5 इंटीजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, सो इट हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? प्लस या माइनस n into E, प्लस या माइनस n into E, where what is n? n is our integer values 1 2 3 4 5 and so on, and E is magnitude of charge on one electron, जो कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो दिस इज योर क्वांटाइजेशन, ठीक है, समझ में आया है? पक्का। एक सवाल करते हैं इस पे, देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इनमें से कौन सी वैल्यू किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्या? क्वांटाइजेशन। उसी पे बात कर लेते हैं, राइट, उसी पे सवाल है, क्या सॉल्यूशन आएगा? देखो एक को चेक करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। क्या ये अगर इतना चार्ज बॉडी पर है 4.8 into 10 to the power minus 19, then this charge has to be equal to integer multiple of charge on one electron। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 into 10 to the power minus 19, राइट। कैंसिल करें, ये 19 से 19 कट गया, n ये 1.6 से 3 आया, n की वैल्यू क्या आई है? 3। तो ये चार्ज की पॉसिबल वैल्यू बॉडी पे हो सकती है, ये चार्ज की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अच्छा बी पे आते हैं, बी में क्या है? अच्छा बी से पहले चलो हाँ बी कर लेते हैं। बी पे आते हैं, अगर चार्ज मेरा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 है तो ये हो जाएगा n इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट। ओके 1.6 1 3 18 कटेगा, यहां पे क्या बचेगा? -1 बचेगा, तो 3/10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आ गई है 30, जो इंटीजर वैल्यू आई है, हाँ, तो ये भी चार्ज की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब सी को देखते हैं, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है 4.8 इंटू 10 to the power minus 20, तो this will be equal to what? This has to be equal to what? It has to be equal to n into charge of one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? If we go, it will be 1.6 1 3 अब ये हो जाएगा 19 और यहाँ से कटेगा -1, n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3 इंटू 10 to the -1, मतलब 0.3, जो नहीं हो सकता। सो मेरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहां पर क्या आ जाएगा? नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ एन आ रही है।
अगर मैं डी को देखूंगा तो देखो +19 है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप सॉल्व करोगे इंटीजर ही आएगा, राइट। तो यहां से एक क्वेश्चन समझ में आया कि क्वांटाइजेशन पे सवाल कैसे आते हैं, पक्का। चलो अगला सवाल ये आपके लिए है, करो फटाफट, पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए को सॉल्व कर लेता हूं, 3.2 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। सॉल्व करेंगे, -19 कटेगा, यहाँ -1 बचेगा, 1 ज़ 2 ज़, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0.2 आ गई। तो ये तो चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती। हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, यहाँ पे लिखा है देखो कैन बी, तो पहला तो ऑप्शन नहीं है ना। चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। अगर यही वैल्यू होगी किसकी, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की, और मेरा n इंटीजर आ जाएगा, तो ये आंसर होगा। ये 6.1 ज़, ये 2 ज़, ये 18 से ही कटा -1, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 20। तो यस इंटीजर वैल्यू आया है। दिस बी कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। आप सी और डी ट्राई कर लेना, आंसर n की वैल्यू क्या आएगी, नॉन इंटीजर आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। देखो जैसे सी मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, चलो फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू 1n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻20 लिखा हुआ है, अच्छा वो आएगा ना 19 तो अगर चलेंगे तो इससे ये कैंसिल, -19 से -1 कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ रही है, 0.1 आ रही है ना, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर डी पे आते हैं, 4.8 इंटू 10⁻⁻22 इज इक्वल टू n इंटू 10 n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप सॉल्व कर लो, 1 ज़ क्या हो जाएगा 30 ज़, ये -19 लेकिन ये -3 बचेगा, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 0.030, ये भी इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बी, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बी। क्लियर हो गया है। तो ऐसे सवाल आते हैं मेरे क्वांटाइजेशन पे। दोनों सवाल क्लियर हो गए आपको, बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, बेसिक 3 प्रॉपर्टी, बहुत 2-3 प्रॉपर्टी और बताई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 है, कौन सी, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। जिसमें भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन। किस तरीके के न्यूमेरिकल, मैंने आपको 2 करा दिए हैं, बहुत अच्छे, आप और कर सकते हो कहीं से भी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, फिजिक्स में जब भी आप पहले पढ़ने बैठो, पहली बात तो पेन पेंसिल लेके बैठना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थ्योरी आपको करा दी गई है। अब मेरे पढ़ाने के बाद या किसी भी डिस्ट्रिक्ट जहां पढ़ते हो उसके पढ़ाने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप सिर्फ क्वेश्चन लगाएं, बार बार थ्योरी ना पढ़ो। एक बार में थ्योरी पढ़ ली है, समझ में आ गई है, जो डेरिवेशन है वो याद कर सकते हो वर्ड के लिए, बट इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। जितना स्ट्रांग होल्ड न्यूमेरिकल में आएगा उतनी ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी फिजिक्स के लिए, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हो ठीक है, कुछ सवाल ही थे, क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उस पर सवाल कर लेते हैं कुछ 2-4। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय इतना इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इजी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज निकाल दो, है ना। बहुत इजी सवाल है कि मुझे पता है, अगर मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, सर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5 इंटू 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा, +8 से 8 कटेगा, -11 बचेगा, तो ये आएगा माइनस का नेगेटिव साइन, पोलैरिटी आएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो रहा है। तो 12.5 इंटू
1.6 जो भी आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। माइनस ऑफ 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम चार्ज। कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय इतना गिवन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, आप प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं मल्टीप्लाई डॉट भी आपको सिखाऊं, ठीक है। वो मुझे लगता है कि सबको आता होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आप मैच कर लेना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये है क्या चीज। एल्फा पार्टिकल क्या होता है? एल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का डिनोट करते हैं एल्फा पार्टिकल को He+2। हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। हीलियम He+2 मतलब 2 प्रोटॉन। कितना? 2 प्रोटॉन का चार्ज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, ये आपको याद रखना है, मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा। चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस, इक्वल टू ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो प्लस में होता है, तो T 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आंसर आएगा प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आ जाएगा मेरा क्या? चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। बहुत इजी सवाल दे रहा हूं मैं अभी स्टार्टिंग में आपको, धीरे धीरे विल एक्सेलरेट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 17 kg इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी वैरायटी बदल दी हमने, है ना। पहले पूछा था कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उन पे चार्ज बताओ। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, इंटू बाई द नंबर कर दिया। अब यहां पर सर मास दे दिया, 75 kg इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, पहले तो निकालना पड़ेगा। अगर कोई मुझे बता दे कि 75 kg इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बात बन जाए, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर यूनिटरी मेथड से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg कितना आ जाएगा? 75 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, नहीं इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इतने क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? दिस नंबर 75 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आएगी, ये आएगा द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, ऑफ कोर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मतलब आप कर सकते हो आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ओनली मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके 1 सेकेंड, बस इतने क्वेश्चन थे, आसान आसान सवाल दिए थे मैंने आपको, हाँ। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ, जो बताता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। मान लो ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा माइनस क्यू प्लस क्यू2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, एंड दे लाई अलोंग दिस लाइन। दोनों चार्ज किस लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं? इस लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं।
तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि सर दोनों के दोनों लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। और रिपेल का मतलब क्या है कि ये चार्ज इस चार्ज को इधर धक्का लगाएगा, से फोर्स लगाएगा सम फोर्स F, और ये चार्ज इस चार्ज इधर इस पे इधर फोर्स लगाएगा से फोर्स F, राइट। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर पोलैरिटी अपोजिट भी होती तो क्या करते, अट्रैक्ट करते, फोर्स ही लगती ना। दोनों चार्जेस अगर सेम अपोजिट पोलैरिटी होते, एक प्लस Q1 और ये माइनस Q2, राइट, तो क्या होता, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब ये क्या करते, F4 से अट्रैक्ट करते, F4 से अट्रैक्ट करते। एंड इफ आई से दैट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज R, तो कूलम लॉ ये बताता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है। तो कूलम लॉ कहता है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to product of the charges Q1 multiplied by Q2, and also it is inversely proportional to square of distance between them, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर क्लब करूंगा, इन दोनों को क्लब करूंगा तो क्या बनेगा, क्या मेरा कूलम लॉ क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 upon R square. It is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square. The force of attraction या repulsion between any two charges Q1 and Q2, चाहे वो polarity same हो, चाहे वो attraction हो रहा हो, चाहे वो repulsion हो रहा हो, हमेशा क्या होती है, it is proportional to Q1 into Q2 upon R square, right? जब हम proportionality का साइन हटाएंगे बेटा तो क्या होगा, ठीक है। तो if we go with the statement, it states that the force of, change कर लेते हैं, it states that the force of attraction or repulsion between two charged bodies is directly proportional to the product of charges, and inversely proportional to what, square of distance between them, right। रिकॉल करा देता हूं मैं, ठीक है ना। अगर मेरा ये चार्ज था Q1, ये चार्ज था Q2, सेपरेशन बिटवीन देम, अगर मेरा R था तो द फोर्स ऑफ, मान लो यहाँ रिपल्शन हो रहा हो, रिपल्शन F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर, दोनों को हमने क्लब किया था तो क्या आ गया था हमारा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये मेरा कूलम लॉ आया था, राइट, ये मेरा कूलम लॉ आया था। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना हो तो क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, क्या ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा सर। अब चलो उस कांस्टेंट को K लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, F इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बनती है ऑफ फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। अगर सही से बोलूं तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, इट डिपेंड्स ऑन कि Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मीडियम है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मेरा मीडियम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान दिया होगा दैट दिस फोर्स F ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। ये नहीं कि Q1 जो है इस पे इधर फोर्स लगा दे या इधर फोर्स लगा दे, ऐसा नहीं होता, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी चीज को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है, देखो Q1 और Q2 है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं फोर्स F से, F की वैल्यू आई मेरी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, K की वैल्यू क्या होगी,
के की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, फॉर एयर और वैक्यूम, या अगर दोनों के चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है तो के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 into 10 to the power 9. The value of K if the medium between the two charges is air या फिर vacuum is 9 into 10 to the power 9 approximately. अच्छा, यूनिट क्या होगी K की? यूनिट क्या होगी? यहां से हम यूनिट डेराइव करेंगे। देखो, F इज न्यूटन, K का अगर मुझे यूनिट डेराइव करनी है तो इधर जाएगा न्यूटन, ये आर स्क्वायर वहां जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज कूलम है पर कूलम स्क्वायर। तो ये यूनिट भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है, तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर वैल्यू एंड बोथ यूनिट ऑफ के। ठीक है भाई। अच्छा, आप के में सर ये हमने एक नई चीज पढ़ी, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको लिखते हैं सी, बीच में हैश नॉट, पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, जस्ट प्रोनाउंसिएशन है। What does this means? This means permittivity of free space. परमिटिविटी इसको बोलते हैं परमिटिविटी मतलब ऑफ, अब नॉट लगा रखा है तो परमिटिविटी ऑफ एयर या कह दूंगा या वैक्यूम कह दूंगा, एक ही बात है, दोनों की अप्रोक्सीमेटली सेम ही आती है। अब परमिटिविटी होती क्या है? देखो, दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, और जो फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, Q1 ने Q2, अगर Q2 मान लो Q1 छुपा हुआ है, Q1 अगर छुपा हुआ है तो Q2 को एक फोर्स फील होगी इधर। अभी सोचोगे कि फोर्स कहां से आई है, तो ये Q1 ने लगाई है ना, इट इज इनविजिबल फोर्स, है ना। तो अगर इसका मतलब क्या है कि सर Q1 और Q2 के बीच में जो मीडियम है वो इस Q1 के कारण जो भी फोर्स लग रही है, जो इनविजिबल फोर्स है, उसको अलाउ कर रहा है अपने अंदर से क्रॉस करने के लिए, उसको परमिशन दे रहा है टू क्रॉस थ्रू दिस। अगर मान लो इसके बीच में कोई खड़ा हो जाए कि भाई मैं अलाउ ही नहीं करूंगा आपको, आपका इफेक्ट यहां नहीं आने दूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई ना कोई चीज, तो उसी चीज को बोलते हैं परमिटिविटी, एबिलिटी, किसी मीडियम की एबिलिटी टू अलाउ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टू पास थ्रू देम। ठीक है, सो परमिटिविटी इज नथिंग बट एबिलिटी of medium to allow electrostatic forces of attraction or repulsion to pass through them, ठीक है। आई होप परमिटिविटी समझ में आ गया होगा। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन टू पास थ्रू देम, दैट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी। के की वैल्यू क्या है मीडियम के लिए, एयर के लिए? 9 into 10 to the power 9, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि जो दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच में कौन सा मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगने वाली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलो ठीक है, बहुत आसान सवाल है, जस्ट कि ये जो हमने कूलम लॉ पढ़ा है इसको अप्लाई करने के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं E एंड E, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 1 मीटर अपार्ट। तो कितनी फोर्स लगाएंगे? बीच में क्या है कुछ दिया नहीं हो, मान लेता हूं एयर है, कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम एयर मान लेते हैं। देखो दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है तो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के Q1 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इंटू Q2 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मीटर ऐसा यूनिट में है ही, तो वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ध्यान दो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव पोलैरिटी का साइन है वो नहीं ले रहा हूँ,
ऑल द लेबल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ आपसे, राइट, अपॉन 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−38। सॉल्व कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 9 इंटू 2.56 होता है ना, 6 का 16 का स्क्वायर इंटू 10⁻38 में से 8 जाएगा, माइनस ऑफ 29 बचेगा, फिर सॉल्व कर लेना जो भी होगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर शायद 2.56 होता है, ठीक, कर लेना, ओके। चलो कूलम लॉ पे और 2-3 सवाल कर लेते हैं। देखो अब देखो फोर्स की बात चल रही है ना, कूलम में क्या बताता है, फोर्स ऑफ, बताता तो फोर्स ही है। अगर ये r दूरी पर दो चार्ज रखे हुए Q1 Q2, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, F F F की वैल्यू आती है K Q1 Q2 अपॉन r², है तो ये फोर्स ही। अब एक और बात सुनो ध्यान से, अगर मान लो अगर यहाँ पे एक और चार्ज, मान लो ये दो चार्ज यहाँ रखे हुए हैं, एक है Q1, यहाँ है Q2, माइनस Q2 मान लो, तो मुझे पता है नेगेटिव पोलैरिटी है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को अट्रैक्ट करेगा बाई फोर्स F1 बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, बाई फोर्स F1, राइट। Q1 क्या करेगा मेरे, Q2 को अट्रैक्ट करेगा बाई फोर्स F1, कोई टेंशन नहीं है। अब सपोज करो इस सिस्टम में एक तीसरा चार्ज आ जाए, मान लो यहां पे आ गया है मेरा प्लस का Q3, अब वो Q2 को क्या करेगा भाई, वो भी अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, Q2 को वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, मान लिया बाई फोर्स F2। तो ये बताओ कि Q3 के आने से क्या इस F1 फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सॉरी F1 फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये डिस्टेंस मान लो R1 था और ये अगर मैं R2 लिख देता हूं, तो F1 की वैल्यू पहले भी क्या थी, K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, और बाद में भी यही रहेगी, Q3 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन अच्छा F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू हो जाएगी K Q2 Q3 अपॉन R2 है डिस्टेंस, 2 का स्क्वायर, राइट। लेकिन नेट फोर्स ऑन Q2 विल चेंज, नेट फोर्स ऑन Q2 विल चेंज। अब Q2 के ऊपर क्या हो रहा है, दो फोर्स ऐड कर रही हैं, अब दो फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, दिस विल बी योर F नेट, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ठीक है। यही मेरा क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर किसी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस हैं, तो नेट फोर्स ऑन एनी सिंगल चार्ज कैन बी फाउंड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय अदर चार्जेस, ठीक है। अब इस छोटी सी बात पे मैं आपसे 2-3 सवाल करा लेता हूं, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ दिस साइड A, इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखा है Q Q Q, वर्टेक्स का नाम दे देता हूं ABC, ABC। अब सवाल है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स C। दोबारा सुनो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स C। करो भाई, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, कैसे जाऊंगा मैं, देखो अब देखो Q इस वाले चार्ज को, ये वाला चार्ज क्या करेगा सर, रिपेल करेगा, बहुत बढ़िया। मान लो मैं इधर लगा देता हूं A रिपल्शन फोर्स, इसको लिख देता हूं F1, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, गुड। अब देखो मेरा ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये भी सर रिपेल करेगा, दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो इसके कारण रिपल्शन आएगी अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस F2। अच्छा F2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, दोनों सेम है,
तो F1 F2 को मैं क्या मान लेता हूँ, सेम ही मान लेता हूँ। लेट F1 इज इक्वल टू F2, उसको मैं मान लेता हूँ F ही। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा के F1 F2 उसको F ही लिख देता हूँ। राइट, मैंने लिख दिया F एंड F। कैसा ट्राइंगल है मेरा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये जो मेरा एफ नेट क्या आएगा, ट्राइंगल लॉ से ये आ जाएगा। एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60 डिग्री। राइट, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा। ये cos 60 इज व्हाट 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरा अंडर द रूट ऑफ 3f स्क्वायर, ये आ जाएगा f रूट 3। f की वैल्यू डाल दो, f की वैल्यू डाल दो, कितनी आई थी f की वैल्यू, यही वैल्यू थी। तो रूट 3 टाइम्स ऑफ k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। ध्यान देना, मैं अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, चलिए गुड। अगला सवाल देखो, फटाफट से कर दो खुद ही। अब की बार मैंने क्या किया है, एक स्क्वायर ले लिया ऑफ साइड आर 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 आर। अब इनके वर्टेक्स पे चार्ज रखे मैंने क्यू 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 क्यू, सेम है वैरायटी ए बी सी डी। फाइंड द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी आपको करना है। फटाफट कर दीजिए पॉज करके। अब देखो, मेरा जो चार्ज बी प्लेस वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज जो बी पे रखा हुआ है, ये क्या करेगा, सी को रिपेल करेगा। सर कितनी फोर्स से, मान लिया एफ फोर्स से, जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर दे रखा है, तो आर स्क्वायर। ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। सर किस फोर्स से, सेम फोर्स से एफ, इसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरा जो थर्ड चार्ज है ए पे जो रखा है, वो भी रिपेल करेगा बाई थर्ड फोर्स एफ, एफ डैश मान लेता हूं मैं इसको। अब ये डिस्टेंस कितना, ये आर, ये आर, तो ये रूट 2 आर बाई पाइथागोरस लगा के निकालोगे आप रूट 2 आर। एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2 अपॉन रूट 2 आर का होल स्क्वायर। राइट, अब देखो बेटा, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है आइडेंटिकल है, इन मैग्नीट्यूड है, तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का कैसा आएगा, एग्जैक्टली अलोंग दिस आएगा। राइट, एफ डबल डैश और एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट विल बी एफ डबल डैश प्लस एफ डैश। राइट, दो फोर्सेस, दो फोर्स ऑफ आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या हो जाए रिजल्टेंट। अगर यहां पे एफ, ये भी एफ, तो याद करो रिजल्टेंट कितना आता है, आता है रूट 2f आता है। राइट, तो मेरे एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ डैश कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। इसको ए नहीं, ये आर ही लेना है, आर दे रखा है ना, आर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, मेरा बचेगा रूट 2 प्लस 1/2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ net force acting on the charge placed at vertex
प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि किसी सिस्टम में अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, सॉरी मल्टीपल चार्ज रखे हुए हैं, तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज कैसे निकाल रहे हैं? बाय जस्ट फाइंडिंग द बाय जस्ट डूइंग द वेक्टर एडिशन, बाय डूइंग द वेक्टर एडिशन। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।